हम देखते हैं कि बहुत बार लोग जो चल रहा है हम उसकी तरफ ही जाएंगे। मेरे फ्रेंड ने बोला कि मैंने इसमें पैसे डाले, ठीक है, अच्छा लग रहा है, चलो लेट्स, उसने पैसे बनाए, लेट्स डू इट। सो एवरीबडी गोज फॉर इट, बट नोबडी थिंक्स अबाउट पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि आपके फंड में ऐसा एक पोर्टफोलियो हो जो किसी भी समय नहीं चले। चलने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। अगर 5 प्रोडक्ट है आपके बास्केट में, आपने निवेश किया है, एक ऐसा हो ना जो काउंटर रहेगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 5 पैसा पॉडकास्ट। इस पॉडकास्ट में हम बातें करते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम से लेकर के इन्वेस्टमेंट कैसे सही तरीके से किया जाए। और आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं, मिस्टर श्रीनिवास खानोलकर, हु इज़ हेड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग एंड कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस एट मिरे एसेट। वेलकम सर। आज का सेशन हम लोग बहुत ही इंटरेक्टिव, बहुत ही सिंपल टर्म्स में बात करेंगे, विच इज़ गोइंग टू बी ऑफ बेनिफिट टू आवर व्यूअर्स। और ये आपके मोर देन 2 डिकेड्स का जो एक्सपीरियंस है उसका निचोड़ निकाल करके आज मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अपने दर्शकों तक वो पहुंचाऊं और इसका लाभ हम सब लें। सो थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग योर टाइम आउट। और आज हमारे दर्शक, हमारे फ्रेंड्स बहुत ही कुछ सीखेंगे एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। और इसको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। और ख़ास करके ऐसे ट्यूमल्चुअस टाइम्स में जब मार्केट इतना हेविली करेक्ट हो रहा है और पोर्टफोलियोज डीप रेड में नज़र आ रहे हैं, जो अभी तक पिछले 4-5 से लगातार लोग पैसे बना रहे थे, अभी फर्स्ट टाइम बहुत सारे दर्शकों की आ रही है पैसा। हमारा तो बन रहा था, अभी अचानक से मैं लॉस में आ गया। सो इसको कैसे करें? और इसके लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल एस्पेक्ट होता है, एक तो होता है डिसिप्लिन और दूसरा होता है बिहेवियर। हाउ डू वी हैंडल सच सिचुएशंस? बिल्कुल, अभी ऐसे टाइम में बहुत सारे लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। सो इसमें आपकी और आपके एक्सपीरियंस ओवर द ईयर्स, मोर देन 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, उसका निचोड़ और उसका बेनिफिट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे। सो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी वेरी फ्रूटफुल डिस्कशन फॉर आवर व्यूअर्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू सुधीर जी, सबसे पहले मुझे इस पॉडकास्ट पे आमंत्रण करने का। आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से हमें 2-4 चीज़ें डिस्कस करने का मौका मिलेगा, जहाँ पे हम आज जो इन्वेस्टर्स हैं मार्केट में, क्योंकि इन्वेस्टर हर किस्म का होता है, अर्ली साइकिल होता है, मिड साइकिल होता है, लेट साइकिल होता है, और सबके अपने चैलेंजेस होते हैं और सबकी अपनी अपॉर्चुनिटीज़ होती है और सबके कुछ सक्सेस होते हैं या उतना कम सक्सेस नहीं मिलता, राइट जी। तो साइकिल जितना लंबा उतना बेहतर, उतनी जो अनसर्टनिटीज़ हैं वो आना हो जाती है। तो आज हम उसके बारे में बात करते हैं। तो जैसे आपने कहा कि पिछले 20 सालों से जो मेरा अनुभव है मार्केट का, उसमें ये हुआ है कि मैंने 2008 भी देखा है, जिसका पेन काफ़ी सालों तक रहा। इनफैक्ट 6 साल तक रहा, क्योंकि जब तक 2014 नहीं आया, 2008 में शुरू हुआ था, वाइल मार्केट्स रिकवर्ड इन 2009, बट लोगों का जो एक्सपेक्टेशन है, लोगों की जो एबिलिटी है, सोच है कि मार्केट में हम निवेश करेंगे फिर गिर जाएगा, वो काफ़ी टाइम लगा। और 12-13 में तो हमारे मैक्रोज भी इतने ख़राब थे जी। तो कम से कम वो 6 साल की एक साइकिल थी, जहाँ पे चीज़ें, हालांकि मार्केट अगर आप नंबर्स देखेंगे तो आपको ठीक लगेगा, राइट, कि हाँ 1 साल में काफ़ी गिरा, उसके बाद उठ भी गया एंड ऑल दैट हैपेंड, बट आई थिंक द इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं था जी, राइट। उसके बीच में काफ़ी कुछ हुआ, जापान सुनामी एंड ऑल ऑफ दैट। सो आपका टेपर टैंट्रम, QE, ऑल दोज थिंग्स हैपन, राइट, अनवाइंडिंग ट्रेड्स एंड ऑल ऑफ दैट। फिर उसके बाद 2020 में फिर कोविड। वैसे अगर कोविड की अगर हम बात भी करें तो जो पेन पीरियड है, शायद फाइनेंशियल मार्केट के हिसाब से शायद 6 महीने का था, राइट, बट फ्रॉम अ ह्यूमन कैपिटल एस्पेक्ट काफ़ी लंबा था, राइट। तो वो 3 साल की जो चीज़ें जो हुई, उसके बाद काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई, बिजनेस का नज़रिया चेंज हो गया, लोगों का एब्जॉर्प्शन पैटर्न चेंज हो गए, कंजम्पशन पैटर्न चेंज हो गए। तो एक अलग साइकिल उभर के आ गई जो चली
पिछले अक्टूबर तक, और उसके बाद से हम एक अलग पैटर्न देख रहे हैं, राइट? तो आई थिंक हमें ये समझ में आ रहा है कि जनरली हर एक दशक में अब आपको 2 बार ऐसा कुछ मिलेगा जहाँ पे कुछ चैलेंजेस आएंगे और वहाँ से लोगों को उभरने का मौका भी मिलता है। बट आई थिंक यू हैव टू बी सेल्फ अवेयर एंड नॉट बी ग्रीडी। जो लोग शायद पिछले साल जिन्होंने कैश आउट कर लिया वो आज सुखी बैठे हैं और वापस मार्केट में एंट्री लेने की फिराक में, लेकिन जिन्होंने वो प्लान नहीं किया और जो सिर्फ ग्रीड की वजह से आगे मार्केट में बैठे रहे, आई थिंक वहाँ पे चैलेंज आना शुरू हो गया। जी धन्यवाद। और ये बहुत आपने एक इम्पॉर्टेंट सा चीज़ बोला कि कुछ लोगों ने जिन्होंने बेच लिया अपना पोर्टफोलियो, कुछ लिक्विडेट किया, सो दे आर द हैप्पीएस्ट पीपल इन दिस वर्ल्ड एज ऑफ नाउ, क्योंकि वहाँ से करेक्शन काफ़ी हुआ है। बट ये टाइमिंग द मार्केट, ये आम लोगों, आम इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही डिफिकल्ट है जी। एंड इसके लिए हमारा SIP का कॉन्सेप्ट, SIP वर्सेस लंप सम, यू नो, सो हमारे दर्शकों के लिए उनके बेनिफिट्स के लिए आपसे ये रिक्वेस्ट है। सो आपने तो ये पूरा मल्टीपल साइकिल्स ऑफ अप्स एंड डाउन्स देख लिए, मार्केट का साइकिल देख लिया। सो आप ये बताएं कि SIP वर्सेस लंप सम ये किन के लिए बेनिफिशियल है, या SIP में कंटिन्यूस इन्वेस्टेड रहना बेनिफिशियल है जी? लंप सम कब करने की सोचनी चाहिए जी। और इसके बाद हम लोग और भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे आएंगे जो इस डिस्कशन के दौरान हम लोग कवर करेंगे, क्योंकि इतने सारे टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स हैं, लोगों का रिस्क एपिटाइट अलग अलग है। डीप पॉकेट कुछ लोगों के पास हो सकता है, बट लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी ही मैक्सिमम इन्वेस्टर्स के पास अवेलेबल है। और बहुत सारे लोग तो ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो चुके हैं और उनका अभी पोर्टफोलियो काफ़ी नीचे चल रहा है। तो ऐसे लोगों को क्या सजेशन होगा? सो वी विल कवर ऑल द पॉइंट्स बिट बाय बिट, बट या सो पहले हम लोग आते हैं लंप सम वर्सेस SIP। और ओवर द ईयर्स आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करिए हमारे दर्शकों के लाभ के लिए कि इसमें आपने बेनिफिट कब कब देखा है। क्या लंप सम ऐसे टाइम में जब मार्केट करेक्शन हो जाता है, क्या हम लोग लंप सम के बारे में भी सोच सकते हैं? क्या दूसरे एसेट क्लास का, फॉर एग्जांपल अगर मैंने कुछ FD वगैरह किया हुआ है जी, सो क्या ऐसे दर्शकों को हम कुछ बता सकते हैं कि कौन सा कुछ एक पॉइंटर्स, ये एक टाइम है जहाँ पे मैं कुछ एक पार्ट अपना इन्वेस्ट कर सकता हूँ। मे बी FD का रिटर्न तो लिमिटेड है, बट अगर मार्केट ही करेक्शन हो चुका है 15% इंडेक्स अपना जो है, तो क्या मैं वहाँ से कुछ पोर्शन निकाल के इस एसेट में इन्वेस्ट करूँ जो ऑलरेडी इतना करेक्टेड है और जिसका लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग काफ़ी अच्छा रहा है? जी बिल्कुल। देखिए SIP जब हम बात करते हैं ना, वो कैश फ्लो का इशू है। मेरे पास नहीं है पैसे जी, मुझे वेल्थ बनानी है, मेरे पास खानदानी जायदाद नहीं है, पुश्तैनी वेल्थ नहीं है, तो फिर मैं क्या करूँ? ना ही मैं बिजनेसमैन हूँ कि अपने बिजनेस में जो कंपाउंडिंग आएगा वो तो मुझे नहीं मिलने वाला। मैं सैलरीड इंडिविजुअल हूँ, हर महीने की 1 तारीख को मेरी तनख्वाह आती है, उसमें से मैं बचत करके वो निवेश करूँ, राइट? तो उससे बेटर डिसिप्लिन्ड अप्रोच मेरे ख्याल से कुछ नहीं। और आपको शायद ये नहीं पता है, लेकिन आपकी सैलरी का PPF भी SIP है। यस, राइट? खाली वो एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट में जा रहा है जो शायद आप उसको रोज ट्रैक नहीं करते, लेकिन वो जाता हर महीने। यस, सरकार के पास जा रहा है, इन्वेस्ट हो रहा है, आपको उसका रिटर्न एक समय के बाद मिलेगा, राइट? SIP भी वैसी ही चीज है, सिर्फ वो डिसीजन आप कर रहे हो कि कितना पैसा लगा, कम करना है, ज्यादा करना है, टॉप अप करना है। अगर मेरी सैलरी इंक्रीमेंट हो रही है 10%, मुझे अगर हाइक मिला है, तो क्या मैं हर महीने की 10% सैलरी बढ़ा रहा हूँ कि नहीं बढ़ा? आई थिंक ये भी बहुत क्रूशल हो जाता है जी। सो जो सैलरीड इंडिविजुअल्स हैं, जिनकी लिमिटेड मंथली इनकम है, या फिर जो ऐसे लोग हैं जो शायद अपना बिजनेस भी करते हैं, लेकिन उनके लिए भी शायद ये हो रहा है कि कुछ इतना ही पैसा बच रहा है, उनके लिए SIP इज द बेस्ट वे। आप चूज करिए कोई फंड, उसमें आप पैसे डालते जाइए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वही कंपाउंड होकर आपको एक वेल्थ मिलेगा। अब आता है कि लमसम कब करना चाहिए। बिजनेसमैन के लिए लमसम ही फायदेमंद रहता है, बिकॉज फॉर देम दे इन्वेस्ट मोर इन देयर ओन बिजनेस। फिर कभी मुनाफा हो गया, कुछ हो गया, देन दे आर लुकिंग एट डाइवर्सिफाइंग इनकम, राइट? कि चलो ठीक है, बिजनेस से अगर एक दिन पैसे नहीं आए तो कहाँ से बनेगा, तो वहाँ जाएंगे। सैलरीड इंडिविजुअल के लिए बेस्ट वे ऑफ कैपिटलाइजिंग ऑन एन अपॉर्चुनिटीज कि कुछ अपने पास एक सेविंग्स है। शायद आप SIP के लिए बारे में सोच रहे थे, फॉर एग्जांपल परसों जैसे मार्केट काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो, करेक्ट,
उस समय अगर आपके पास कुछ कैश है, अगर आप उसको डिप्लॉय कर दो, तो लोएस्ट पॉइंट पे अगर वो डिप्लॉय हो रहा है तो ऑब्वियसली आपको फायदा होगा, लेकिन ये शॉर्ट टर्म में होगा। लॉन्ग टर्म में ये चीज़ें आयन आउट हो जाती हैं। चाहे आप 1 तारीख को SIP करिए, 15 को करिए, 28 को करिए, सबसे बेस्ट दिन पे करिए या सबसे खराब दिन पे करिए, आप 10-15 साल का साइकिल ले लोगे ना तो 20 पैसा कैगर इधर उधर होगा। जी जी। That difference is not much. It is more to do with how much time you spend in the market. Discipline and time. Correct. Yeah. CAGR के फॉर्मूला में सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है, लोग समझते हैं R जो रिटर्न, और R नहीं, वो N है जो ईयर्स पे। Yeah. क्योंकि अगर आप R पे फोकस हो तो वो सिर्फ आपको मल्टीप्लिकेशन देगा। अगर आप N पे फोकस हो तो वही मल्टीप्लिकेशन क्रॉस बन के दौड़ने लगेगा। जी जी। Right? तो ये मल्टीप्लिकेशन जो है ना वो इम्पोर्टेंट है। और वैसे भी अगर आप इक्विटी मार्केट में आ रहे हो निवेश के लिए, तो आपको मल्टीपल्स देखना चाहिए, आपको एडिशन नहीं देखना चाहिए। ये बहुत ही आपने वैलिड और एकदम रिलेवेंट पॉइंट बताया। तो ऐसे में इन्वेस्टर्स अभी जो पिछले लेट्स से कि एक यंग जनरेशन 2 साल पहले उन्होंने अपना नौकरी चालू किया, पैसा कमाना चालू किया, और पिछले 2 साल में उन्होंने SIP चालू किया या लमसम भी कुछ डाला। अभी क्या है कि एक पिछले कुछ टाइम से 3-4 महीने से रिटर्न्स ओवरऑल नेगेटिव में चला गया, उनका पोर्टफोलियो अभी कुछ रिटर्न्स नहीं दे रहा है। तो ऐसे में वो डरे हुए हैं। तो इनके लिए क्या सलाह होगी आपकी? क्या उनको SIP कंटिन्यू करना चाहिए? और इसके लिए हमने ये किया है क्योंकि ये फियर अभी सभी के पास है, मेरा पोर्टफोलियो नीचे चला गया, म्यूचुअल फंड सही है बोला तो था, बट एज ऑफ नाउ मैं देख रहा हूँ कि मेरा तो नेगेटिव जा रहा है, सो मैं क्या करूँ? जो मैंने कॉन्सेप्ट बात करा अर्ली साइकिल इन्वेस्टिंग या मिड साइकिल इन्वेस्टिंग या लेट साइकिल इन्वेस्टिंग, अब बहुत सारे जो नई पीढ़ी है जिन्होंने आके निवेश किया, अगर उन्होंने 2020 में निवेश किया होता, आज इवन आफ्टर डिस्पाइट दिस वॉलेटिलिटी दे विल बी क्वाइट हैप्पी इफ दे लुक एट द ओवरऑल रिटर्न्स। बट जो अब आया है पिछले 6 महीने में या 1 साल में, उसको वो नहीं समझ में आ रहा जी कि हम आते ही भाई ये सब दुनिया खत्म सी हो गई है, पर दुनिया उभरेगी, सूरज फिर आएगा, और होता भी है, राइट? और हम ये चीज़ आज नहीं बहुत सालों से देख रहे हैं, राइट? आई थिंक इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये हो जाता है ना कि जो नए लोग आते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, कि वो किस वजह से इन्वेस्ट करें। यस। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कुछ साल पहले हम कोई एक इवेंट में थे, वहाँ पे कोई एक सवाल ये पूछ रहा था कि मैंने तो 15% कैगर से निवेश किया है ओवर पीरियड ऑफ टाइम और मुझे रिटर्न भी मिला, क्या मेरे बेटे को भी वैसे ही परसेंटेज पे रिटर्न मिलेगा? तो हमारा क्वेश्चन उनको ये था कि आपको क्यों लगता है कि बच्चे को 15% कैगर से रिटर्न मिलना चाहिए, और उसको चाहिए भी, राइट? बिकॉज आपके ज़माने में इंटरेस्ट रेट ही 12% पे चलते थे। यस। आज वो नहीं है। अगर हम इक्विटी का थंब रूल माने तो क्या हमें पता है ये इन्फ्लेशन प्लस GDP, करेक्ट, ऑन अ लॉन्ग टर्म 10 ईयर एवरेज बेसिस, राइट? उसके ऊपर आपको कॉर्पोरेट अर्निंग्स मिलता है 1 से 1.5%। यस। तो अगर आज इन्फ्लेशन 4% पे चल रहा है, आपका GDP 6% पे चल रहा है, तो ये मैच हो गया 10%। कॉर्पोरेट अर्निंग्स का 1.5 से 2%, 12%। तो जो हम कहते हैं आपको 12% लॉन्ग टर्म रिटर्न कंपाउंडेड मिलेगा, इसका मैच ये है जी। अगर कोई साइकिल में इंटरेस्ट रेट 8% पे चला जाए तो GDP को ऑब्वियसली उसका ज़्यादा देना पड़ेगा, 12-13% पे तो कंपाउंड करनी पड़ेगी जी। तो फिर आप कह सकते हो कि हाँ 16-17% हमें चाहिए। बट अगर वो मैच ही नहीं बैठ रहा है तो शायद आपको ज़रूरत नहीं है। The other part why the new generation also feels very passionate about it, I think एक ये भी हो गया है कि quick result, right? And you cannot really control that because जैसे जैसे समय जाएगा उन्हें भी ये पता चलेगा कि भाई थोड़ा ठहराव आता है। वैसे भी जीवन में जब तक उनकी लाइफ में कोई एक इम्पोर्टेंट मोड नहीं आता, आदमी सीरियस नहीं होता पैसे को लेके, राइट? वाइल बहुत अच्छी बात है कि अब जैसे ये हो रहा है ना कि 3 पीढ़ियां साथ में निवेश कर रही हैं। पहले 1 या 2 करती थी, पहले 1 ही करती थी, 2 करने लगी, अब 3 करने लगे। तो जो पैसे बन रहे हैं लोगों के, अब घरों में भी डिस्कशन होता है कि कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे करना है, कहाँ जाना है, नहीं जाना है।
और एक तो हमें एक्सपीरियंस भी यही है कि हम पिज़्ज़ा मंगा देते हैं, आधे घंटे में आ जाते हैं, राइट? सो एवरीथिंग इज क्विक, बट इन इन्वेस्टिंग इट इज़ नॉट अबाउट क्विकनेस, इट इज़ अबाउट लॉन्जिटिविटी, इट इज़ अबाउट कितना समय दोगे तब वो बनेगा। करेक्ट। सो अपने दर्शकों को यही बताऊं कि ये बहुत ही रेलिवेंट एक डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं। मे भी हो सकता है आप रिलेट कर पाओ ना कर पाओ, क्योंकि फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स को ये हमेशा रहता है ना, क्विक मनी, क्विक सब कुछ एकदम फटाफट होने का, 10 मिनट्स में घर में डिलीवरी आ रहा है, वैसे ही क्विक रिटर्न्स चाहिए। बट ये ओवर द ईयर्स जो एक्सपीरियंस जो सर बता रहे हैं हमें, सो दिस इज़ गोइंग टू बी क्रूशियल। और यही चीज़ है कि एक डिसिप्लिन और दूसरा जो आप टाइम स्पेंड करते हो मार्केट में, और ये जो एक्सपीरियंस आपको ये भी सिखाएगा कि इफ़ यू स्टे इन्वेस्टेड फॉर अ लॉन्गर टर्म, एवरीथिंग आयरन्स आउट। वी हैव सीन 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस। मैं अगर आपको बताऊं, सो 2008 में मैं तो स्टॉक मार्केट से रिलेट करता हूँ, आई हैव बिन स्टॉक मार्केट सिंस 2004। तो 2005 में भी वी हैव सीन लोअर सर्किट इन इंडेक्स, दैट वाज अ ह्यूज करेक्शन व्हेन बीजेपी गवर्नमेंट फेल। उसके बाद 2008 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया, आई विल जस्ट टेल यू कि 70% इंडेक्स का करेक्शन था। स्टॉक्स वेर करेक्टिंग बाई 80-90%। इट वाज अ, एक तो होता है वैल्यू करेक्शन, दूसरा होता है टाइम करेक्शन, इन विच सर मेंशन्ड कि 2014 तक वो पेन रहा था, धीरे धीरे उभरते गए। तो जिन्होंने सोचो कि आप 2008 जनवरी में जब मार्केट ने पीक बनाया था उस टाइम का, अगर वहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया होता तो उनको पेशेंटली वेट करते तो आज भी उसका जो कंपाउंडिंग रिटर्न है, कंपाउंडेड रिटर्न है, CAGR है, बहुत ही अच्छा आया है। बट मैं पर्सनली भी मैंने इन्वेस्ट किया था कुछ में, मैं भी डर के पोजीशन कट कर दिया, विच आई स्टिल रिपेंट, क्योंकि अगर तो ये मेरे जैसा जो फाइनेंशियल इंडस्ट्री में रहने वाला, और मैं भी उस वक्त यंग ही था, सो ये समझ मेरे को नहीं थी दैट लॉन्ग टर्म अपने को रहना है। तो ये सब डिसिप्लिन की बात है, पेशेंस की बात है। अगर आप इन्वेस्टेड रहेंगे तो ही आप बहुत ही सेफली एज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि हमने पूरा हिस्ट्री देखा हुआ है, इतने सारे करेक्शंस हुए, कोविड आया, मल्टीपल करेक्शंस हैव हैपेंड, बट उसके बाद फिर रिकवरी भी आती है, कभी जल्दी कभी थोड़ा सा टाइम लगता है, बट रिकवरी इज डेफिनेटली देयर। सो थैंक यू सर फॉर ब्रिंगिंग दिस इंपॉर्टेंट पार्ट। बट इससे एक चीज़ जो हमारा आज का डिस्कशन है, एंड इट्स वेरी वेरी रेलिवेंट, अभी ये बिहेवियर वाला पार्ट आता है, और लोग अलग अलग हैं, उनका रिस्क एपिटाइट अलग है, रिस्क टॉलरेंस, क्योंकि कुछ लोग हैं ना, देयर आर सो मेनी बायसेस। मैं जैसे आपने बताया कि क्विक मेरे को डिलीवरी चाहिए, क्विक रिटर्न चाहिए, राइट। उसी तरह अगर मैं फिक्सेटेड हूँ कि ये चीज़ अच्छा है, तो यही अच्छा है, उससे रिलेटेड कुछ भी रेलेवेंट कुछ आता है तो मेरे को अच्छा लगता है, उसके अगेंस्ट कुछ जाता है तो मैं थोड़ा सा अपसेट हो जाता है, नहीं ये तो गलत है। सो देयर आर सो मेनी बायसेस। तो उसमें आप अगर कुछ बायसेस जो आपको लगता है कि विच वी शुड अवॉइड, जो हमारे इन्वेस्टर्स यूजुअली रहता है, सो इफ यू कैन हाईलाइट सम ऑफ देम एंड व्हाट शुड वी बी डूइंग। सो अगर आप उस पर 2-3 बायसेस जो पिक्यूलियर से आते हैं, इफ यू कैन हाईलाइट एंड थ्रो सम लाइट ऑन सम ऑफ देम। वहाँ जाने से पहले मुझे एक छोटी सी कहानी याद आ रही है, अगर मैं आपकी परमिशन है तो मैं बताता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। हम बॉम्बे में हैं और पूना से अगर किसी को आना है तो अराउंड 180-200 किलोमीटर्स डिस्टेंस, यस, राइट। तो अब वहाँ से यहाँ आने में आपको साधन की ज़रूरत तो है, वाहन चाहिए कोई यहाँ आने के लिए, कम्यूट करने के लिए। तो आप सोचिए, आप मार्केट गए, आपने एक नई गाड़ी खरीदी, 8 लाख की गाड़ी थी, आपने वो खरीदी, उसमें आप बैठे, बढ़िया सा रोड है, एक्सप्रेसवे, आपने शुरू कर दिया ट्रैवल। एज यू आर ट्रैवलिंग, सडनली आप देखते हो कि ट्रैफिक है, राइट, और 20 मिनट से आप एक ही जगह पे हो, हिल नहीं रहे हो, बहुत स्लो मूविंग ट्रैफिक है। सो इट्स नेचुरली जो होता है, हम सबसे पहले क्या करते हैं, लेन चेंज करते हैं। बाहर थे, अंदर आ गए, अंदर से गए, वहाँ गए जी। अब इस सब के बीच में जब आप खुद को कोस रहे हो कि क्या हो गया, ये हो गया, कितना टाइम लगेगा, ये लगेगा, एक 2 पहिया वाहक बीच से चला जाता है और जल्दी जाता है, साइड से निकल जाता है, तो हमें बड़ा ईर्ष्या होती है कि ये क्या हो रहा है। जब ऐसे काफ़ी देर होता है और बहुत सारे होते हैं तो हम सोचते हैं कि भाई इसको, ये वाहन को तो निकाला जाए, वही लिया जाए, वही बेस्ट है हमारे लिए। लेकिन जब आप उसको बेचने जाते हो, साइड में एक शोरूम में आप चले गए कि मुझे नहीं चाहिए, तो वो कहता है भाई 6 लाख में दो। आपने कहा मुझे तो अभी लिया था 8 लाख में, बोलते हैं सर यही है, अब तो रेट यही है, राइट। अब फिर टटोलते हो, फिर 2 पहिया और चले जाते हैं, तो फिर जाते हो, बोलते नहीं चाहिए, तो बोलता है ठीक है 5 लाख में देगा, बट यू डोंट हैव चॉइस, आप बेच देते हो। आप 2 पहिया लेते हो, आप शुरू करते हो अपनी जर्नी। थोड़ा 10 किलोमीटर आगे जाके आपको पता चलता है भाई जो हुआ था वो तो क्लियर हो गया, आप शुरू हो गया।
अब ऐसा नहीं है कि आप नहीं पहुंचोगे, अब जो आपकी पीछे गाड़ियां थी वो आपके आगे निकल रही हैं, पहुंचोगे तो सही आप Yes. आपकी मंजिल पे। क्वेश्चन होता है समय जी। वही अगर आप पेशेंटली उस समय बैठे रहते, चलो कोई बात नहीं, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, तो आज आप जल्दी पहुंच जाओगे। तो अगर कुछ डिसाइड हुआ है, क्योंकि आपने रिस्क प्रोफाइल की बात करी, जी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो सबसे अमीर आदमी है वो इक्विटी की रिस्क ले पाए, बिकॉज उसे पैसे खोने का डर है, और जिसके पास नहीं है वो इक्विटी में आए ही नहीं, बिकॉज उसे कुछ कमाना है, उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं। तो रिस्क एबिलिटी एंड कैपेबिलिटी, ये जब मिश्रण आएगा तब आदमी सही हिसाब से सही प्रोडक्ट, सही निर्णय लेके अपनी क्षमता के हिसाब से, अपने रिस्क के हिसाब से आगे बढ़ता है। जी। तो ये सबसे पहला कदम होगा किसी को असेस करने के लिए कि हमें कौन सा व्हीकल से आगे जाना है। क्या मुझे ट्रेडिशनल वाली इन्वेस्टमेंट से ही चलना है, क्या मुझे हाइब्रिड जैसे प्रोडक्ट में चलना है, या मुझे फुल इक्विटी रिसर्च रिस्क लेनी है, सेक्टर में रिस्क लेनी है, उसमें चलना है। तो क्वेश्चन जब भी अगर जो इन्वेस्टर्स सुन रहे हैं, अपने एडवाइजर्स के साथ सबसे पहला डिस्कशन ये होना चाहिए, उसके बाद बाकी की चीज़ें शुरू होती हैं। कमिंग बैक टू आप जो बायसेस की बात कर रहे हैं, मैं आपको एक नंबर देता हूँ, 3 नंबर देता हूँ, और फिर मैं उसकी स्टोरी बताता हूँ। 43%, 67% और 73%, राइट। यूएस में एक एक्ट्रेस हुआ करती थी, एलिजाबेथ टेलर, जिन्होंने क्लियोपैट्रा का रोल सब किया था। शी वाज वेरी पॉपुलर, वेरी गुड लुकिंग एक्ट्रेस। आई थिंक ऑस्कर भी मिला होगा उनको उस समय। she was married 8 times and she had 7 husbands. Okay, ये बहुत बिहेवियरल में एक बहुत क्लासिक केस स्टडी ऑफ अ कंफर्मेशन बायस, राइट। और उसमें ऐसा है कि one husband repeated somewhere between the line. Okay, now जो numbers मैंने आपको कहा जी, 43%, 67% and 73%. yeah. US में first marriage divorce rate is 43%. Okay. Second marriage divorce rate is 67%. And third marriage divorce rate is 73%. Oh, okay. Oh. So Elizabeth Taylor syndrome, वैसे उनके नाम, किसी के नाम पे पेटेंट नहीं होना चाहिए कुछ भी चीज़, but it's a classic way of explaining. जो आपने पहली बार जो गलती करी उससे आपने अगर सीख नहीं ली तो आप वही रिपीट करते जाओगे और आपको लगेगा मैं सही कर। Yeah. ये बहुत ज़रूरी है कि आपने जो हुआ उससे आपने क्या सीख लिया जी। क्योंकि हम बहुत बार, आप जैसे कह रहे थे, बहुत बार लोग ये करते हैं कि टॉप पे इन्वेस्ट किया, बॉटम पे निकल गए, फिर टॉप पे आए, फिर बॉटम पे निकले, फिर टॉप पे आए, फिर बॉटम पे गए, तो आपने सीखा। जी। इसके अलावा अगर आप बैठे भी रहते आपका पैसा हो जाता। जी। जो आपने कहा 2008 में अक्टूबर सितंबर, लोएस्ट पॉइंट आई थिंक वाज दिसंबर, राइट। अगर उस समय इन्वेस्टर आके इन्वेस्टेड होता और वो आज निकलता, या आज अगर वैल्यूएशन देख रहे हैं, ही हैज स्टिल मेड मनी। यस, बट लॉट ऑफ पीपल डोंट, क्योंकि वो आते हैं, उन्हें लगता है अब ये नहीं है, निकल जाते हैं। यस। सो इसमें तो कुछ एक ऑब्वियसली मैंने भी पॉइंटर्स बनाया हुआ है ताकि मैं अपने दर्शकों को ये जो बायसेस हैं, क्योंकि ये हम लोग अभी बात कर रहे हैं, सो देयर आर फ्यू नेम्स, और इसमें मैं एक नाम बताऊंगा, पूछूंगा आपसे, और आप उसमें मैं भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करें ताकि उससे हम लोग क्या सीख लें। स्पॉटलाइट पर डालें, ठीक है। सो इट्स ये क्या है, इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल आवर इन्वेस्टर्स, राइट। तो इसमें पहला है, समझ ले सकता हूँ, रैपिड फायर तो नहीं है। नहीं, इट्स एकदम हमारे पास टाइम है, और दर्शकों को ये जो हमारी डिस्कशन हो रही है और इससे जो आपको सीख मिलेगी, आई थिंक ये आप अगर इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो ट्रस्ट मी ऑन दिस कि अगले 5 साल 10 साल तक अगर आप इससे कुछ सीख ले करके अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी आप करते हैं तो डेफिनेटली आप हमें बोलोगे कि आपने हमें कुछ अच्छी चीज़ बताई थी, एंड यू विल बी थैंकिंग अस, क्योंकि ये एक बेसिक सा बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती है जो हम लोग मिस कर जाते हैं। जो डिसिप्लिन है, जो रेगुलरिटी है, जिस हिसाब से हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, या तो हम डर जाते हैं, या कुछ छोटा सा शॉपिंग करना पड़ गया, अभी आईफोन खरीदना है हमें, सो चलो म्यूचुअल फंड का कुछ एक्यूमुलेट हुआ था, चलो बेच दिया,
कुछ अर्जेंट मेरे को डिज़ायर है कि मुझे वेकेशन करने जाना है, वो फोमो क्रिएट हो जाता है ना, मेरे दोस्त गए तो मुझे भी जाना है। सो इन्वेस्टमेंट का डिसिप्लिन बिगड़ जाता है। बिल्कुल। और ये खास करके ये नहीं बोलूँगा कि हमारे और आपके वाले एज वाले एंड यंग जनरेशन में ही ये इशू है। ये इशू हमेशा से रहा है, अभी भी कंटिन्यू होता है। बट द पॉइंट इज, जिनका डिसिप्लिन रहता है वही लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न बना के गए हैं। और आज ये ओवर द इयर्स का एक्सपीरियंस देख रहे हैं। वी हैव सीन सो मेनी ऑफ आवर इन्वेस्टर्स मेकिंग डिसेंट मनी, जो डरे नहीं, बने रहे और कंटिन्यूसली अपडेट अपने पोर्टफोलियो को करते गए। जो एसेट एलोकेशन है उसका मिक्स बेसिस में रिस्क एपिटाइट, रिस्क प्रोफाइल, वो बस करते रहने का है। बट द मेन पॉइंट इज लॉन्गेविटी, जो टाइम स्पेंड कर रहे हो आप, और जो क्वालिटी ऑफ फंड्स आप इन्वेस्ट करना चाहते हो या स्टॉक्स इन्वेस्ट करना चाहते हो। बट कमिंग बैक टू द बायसेस जी, सो एक पहला साइकोलॉजिकल बायस जो है, सो दैट इज लॉस एवर्शन बायस। तो अगर आप इसमें बता पाएँ कि ये लॉस एवर्शन बायस क्या होता है, क्योंकि जितना मेरे को समझ है कि मुझे लॉस में बहुत ज़्यादा पेन हो जाता है, और उससे होता क्या है कि थोड़ा सा भी लॉस होता है मैं एकदम घबरा जाता हूँ, मैं अपना पोजीशन कट गया और बैठ गया, नहीं मेरे लिए एफडी ही अच्छा है जी। और हो सकता है इस छोटे से लॉस को मेरे इतना दर्द था, अगर मैं वो बर्दाश्त कर लेता तो मेरे को बहुत बड़ा प्रॉफिट शायद मैं मिस कर गया। सो दिस इज ऑपर। सो ये मेरा अंडरस्टैंडिंग, बट आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करें हमारे दर्शकों के बेनिफिट के लिए। नहीं, पैसे खोना तो किसी को अच्छा नहीं लगता, राइट? क्योंकि आप जिंदगी भर जिंदगी भर आप काम करते हो पैसे कमाने के लिए जी। तो ऑब्वियसली अगर उसमें से कुछ आपने डिसीजन लिया है और वो गलत गया है या नोशनली समथिंग इज डाउन, तो वो ऑब्वियसली दुख तो होता है। बिकॉज एक चीज़ ये भी है मैथमेटिकली, अगर आप देखें तो कि 100 से 50 पे आने के लिए 50% गिरावट है, लेकिन 50 से 100 जाने के लिए 100% आपको गेन करना पड़ेगा। तो वो ऑब्वियसली किसी को अच्छा नहीं लगता, राइट? लेकिन कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती है कि अगर वो मार्केट में वो चीज़ अभी नहीं चलेगी और आप वहाँ बैठे रह गए कुछ समय के लिए और आपका सारा ही पैसा वहाँ है, तो ये हो सकता है कि मार्केट का एक पीरियड आप मिस कर गए, राइट? तो कमिट जैसे SIPs हैं, राइट? अगर आप SIP कर रहे हो और शायद ऐसे कोई प्रोडक्ट में आपने कर लिया जो प्रॉमिसिंग लग तो रहा था, लेकिन आप वो डिलीवर नहीं कर पा रहे हो कंसिस्टेंटली, वो क्वार्टाइल 3 या क्वार्टाइल 4 में चल रहा है और लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, राइट? तो फिर आपने कुछ मिस कर दिया, जो एक पावर प्ले वाला एक सेक्शन था वो मिस कर गया, राइट? बाकी तो 10 ओवर 15 ओवर आप अच्छा खेले हो, लेकिन वो एक मिस कर गया। सो कमिटमेंट टू SIP तो नहीं जानी चाहिए, लेकिन आप फंड बिल्कुल चेंज कर सकते हो, राइट? कि और फंड को मापने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप कैलेंडर ईयर वाइज रिटर्न देखो कि वो बेंचमार्क को बीट कर रहा है, राइट? कि लॉस एवर्जन और रीसेंसी बायस साथ में जाते हैं, क्योंकि अगर आप रीसेंसी में जाओगे कि क्या फिलहाल में चला है, तो ये होने का चांस बहुत ज्यादा है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि कोई भी फंड पे आप जब एनालिसिस करें, आप ये देखिए कि अपने एडवाइजर से पूछ सकते हो कि हर साल इसने क्या किया। ये नहीं हो कि पिछले 2 साल की वजह से 10 साल की हिस्ट्री वाइप आउट हो जी, या किसी फंड ने 10 साल बहुत अच्छा किया लेकिन 2 साल अच्छे से नहीं चला है, तो आप उसको डिसरिगार्ड करें। करेक्ट, बिकॉज कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। जी जी। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ये भी होना चाहिए कि भाई जो बेंचमार्क रिटर्न है उसको तो बीट करें जी। तो ये दोनों चीज हाथ में जाती है। और ये ऐसा नहीं है कि रिसेंटली जो परफॉर्मेंस आया है, हमने देखा कुछ सेक्टर्स में पिछले साल बिगिनिंग ऑफ द ईयर्स में काफ़ी सारे सेक्टोरल फंड्स आए मार्केट में, राइट? थीमेटिक के नाम पे बहुत सारी चीज़ें आई, वो शायद अच्छा नहीं कर रही है बिकॉज वो थीम्स ही चेंज हो गई है, साइकिल्स ही चेंज हो गई है। तो ये भी बहुत ज़रूरी होता है कि आप मेन स्टे प्रोडक्ट में कितना पैसा लगाओ, राइट? क्या आप फ्लेक्सी कैप एज अ कैटेगरी, लार्ज कैप एज अ कैटेगरी, या मल्टी कैप एज अ कैटेगरी, या अगर आप मल्टी एसेट हम कहें जो सारे एसेटों में निवेश करता है, ऐसे प्रोडक्ट शुड बी अ मेन स्टे ऑफ द पोर्टफोलियोस। जी। सैटेलाइट में आप लीजिए कोई भी अपॉर्चुनिटी, चांसेस जो लेने हैं आपको आप लीजिए, बट 70% ऑफ योर मनी स्टिल शुड बी इन द कोर। या सो थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दिस अप, क्योंकि इस पे भी हम लोग फोकस करेंगे कि हमारे न्यू इन्वेस्टर्स, जो यंग जनरेशन इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए एंड हम लोग एक सिंपल सैलरीड एम्प्लॉय का एग्जांपल लेंगे, उनके लिए कौन सा फंड है जो रिकमेंडेड है।
मे बी मल्टी एसेट या फ्लेक्सी कैप, सो उस पर भी हम लोग आएंगे। बट आपने इस बात में एक वर्ड यूज़ किया, रिसेंसी बायस, और ये मेरा दूसरा एक बायस जो हमने लॉस एवर्जन बायस किया था के बारे में डिस्कशन किया, वैसे ही एक रिसेंसी बायस आता है। सो रिसेंसी का मतलब ये हुआ कि मैं पिछला कुछ परफॉर्मेंस रहा है और अच्छा रहा है तो मैं सोचता हूँ ये अच्छा ही करेगा, अगर कुछ बुरा चल रहा था परफॉर्मेंस, अगर किसी फंड ने अच्छा बुरा था तो वही सोचता हूँ वैसे ही कंटिन्यू होगा। तो आई होप आई एम करेक्ट। तो दोनों ने आपने दोनों पे ही प्रकाश डाला, सो थैंक यू सो मच फॉर दिस। तीसरी है हर्ड मेंटालिटी। सो हर्ड मेंटालिटी क्या है और इसका पिटफॉल से हमें कैसे बचना चाहिए, इस पे कुछ बताएं। बिल्कुल, देखिए हर्ड के लिए एक चीज़ ये भी ज़रूरी है, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, राइट। हम देखते हैं कि बहुत बार लोग जो चल रहा है हम उसकी तरफ ही जाएंगे। मेरे फ्रेंड ने बोला कि मैंने इसमें पैसे डाले तो ठीक है, अच्छा लग रहा है, चलो लेट्स, उसने पैसे बनाए, लेट्स डू इट। सो एवरीबडी गोज फॉर इट, बट नोबडी थिंक्स अबाउट पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि आपके फंड में ऐसा एक पोर्टफोलियो हो जो किसी भी समय नहीं चले। चलने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अगर 5 प्रोडक्ट है आपके बास्केट में, आपने निवेश किया है, एक ऐसा हो ना जो काउंटर रहेगा, बिकॉज जब बाकी कुछ नहीं चलेगा ये चलेगा। अभी जैसे फॉर एग्जांपल गोल्ड, वेदर टू इग्नोर था, इन्वेस्ट करते नहीं थे सब ज्वेलरी का, बट एज एन इन्वेस्टमेंट अगर देखें तो पिछले 20 साल का सबसे ज्यादा रिटर्न गोल्ड ने दिया है विद करंट जो एक गोल्ड की आप बात कर रहे हो। कैसा है कि मैं तो अपनी, मतलब इट इज ट्रू फॉर एवरी फैमिली, बट मैं अगर मेरी फैमिली में देखूं, सो माय मदर बॉट गोल्ड, माय ग्रैंडमदर बॉट गोल्ड, उनकी माँ ने खरीदा, उनकी दादी ने खरीदा, उनकी परदादी ने खरीदा, सेम स्टोरी पूरे इंडियन फैमिलीज। यस, तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, लेकिन हम जनरेशनल गोल्ड सिप इन्वेस्टर हैं। यस, प्रोसेस क्या है, आपने खरीदा 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 खरीदा, पास ऑन, खरीदा पास ऑन, खरीदा पास ऑन, वो आज वो इनहेरिटेंस है। यस, और आज भी हम खरीदे, शायद आज लोग गोल्ड ETF की तरफ रुझाव कर गए, गोल्ड फंड्स की तरफ रुझाव कर गए, वो लेकिन वो जो प्रोसेस है वो कंसिस्टेंट है। साल में एक दिन त्योहार आता है जिसका काफी नॉइज होता है, अभी आएगा, एंड एवरीबडी देन गोज फॉर इट, राइट। एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं आपको, उस दिन का प्राइस, उसके पहले दिन का प्राइस, उसके बाद दिन का प्राइस आप चेक करो ना, वो 2 दिन कम होंगे उस दिन से, लेकिन हम उसी दिन खरीदेंगे बिकॉज सेंटिमेंटल वैल्यू है, व्हिच इज ओके, बिकॉज इन द लॉन्ग रन इट इज स्टिल मेकिंग मनी। करेक्ट, राइट। जिन्होंने खरीदा है उनके लिए तो लॉन्ग रन में सबने पैसे बनाए, तो यही प्रोसेस हम बाकी एसेट क्लास में नहीं लगा। करेक्ट, कि यू मेक मनी व्हेन इट इज वेरी लॉन्ग पीरियड, राइट। एंड फॉर द हर्ड मेंटालिटी की जो आपने बात करी, कन्फर्मेशन बायस भी उसी में आता है, इट इज ओवरलैपिंग, करेक्ट, बिकॉज आप ये सीख कर रहे हो कि अच्छा ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आपको अभी कौन सी गाड़ी अच्छी लगती है? आप मुझे पूछ रहे हैं आपसे। अब एस्पिरेशनल तो मुझे रोल्स रॉयस ही हमेशा से पसंद आया, बट हाँ, वे टू एस्पिरेशनल। हाँ, अदरवाइज चलिए SUV में आ जाते हैं। ओके, SUV या सेडान में आ जाते हैं। आपके पास पैसे हैं, ठीक है। बट एक और भी चीज़ है, या सो मे बी मर्सिडीज ई क्लास जी, ठीक है। आपके दिमाग में जब ये गाड़ी है ना, आप कल जब रोड पे निकलेगा, आप ऑब्जर्व करिएगा, आपको सिर्फ ई क्लास दिखेगी। हाँ, ये है, वो अभी भी दिखती है क्योंकि है दिमाग में। यू आर राइट, या चाहे वो नंबर ऑफ कार्स कम होंगी एज कंपेयर टू से मे बी यू नो अ सेडान और अ कॉम्पैक्ट SUV और एन SUV और मल्टी यूटिलिटी व्हीकल, लेकिन आपको दिखेंगे ज़्यादा जी, बिकॉज आपका दिमाग वही सोच रहा है। तो अगर किसी ने कुछ कह दिया कि ये अच्छा लग रहा है, आपने कहीं कुछ पढ़ा, आपको वही क्लूज मिलते जाएंगे, बट द नंबर ऑफ क्लूज फॉर समथिंग एल्स इज आल्सो सेम। करेक्ट, बट वो आपको दिखते नहीं है, आप सिर्फ वही देखते हैं। अगर आपने कोई किसी बैंक का ऐड देख लिया, किसी ब्रांच का ऐड देख लिया, कोई प्रोडक्ट का ऐड देख लिया, कोई पिज्जा जॉइंट देख लिया, आपको वही दिखेंगे। वेरी ट्रू, राइट। अगर आप आज जाते हो कोई ATM, राइट, 3 ATM साथ में होते हैं, बट आपके दिमाग में एक ही रहेगा और आपको सब जगह वही दिखेगा। उसके बगल में होंगे बाकी 2, बट नहीं दिखेंगे।
true. That's what happens to human brains are in tune that. Yeah. जब हम अंदर थे ना तब हमें blank slate था, बाहर आने के बाद conditioning होती. And over a period as you go and with unfortunately with money it is that the more you see it, the more it starts conditioning yourself. Yeah. And you tend to believe this is right and Yeah. everything else is wrong. But then market is beyond God. It teaches you. Correct. And nobody is ever able to predict market. Absolutely. इसी के साथ और इसी से रिलेटेड है और वो है ओवर कॉन्फिडेंस बायस. Yeah. So आज से अगर 5 महीने पहले की बात करें जब मार्केट्स पीक पे पीक बना रहे थे, और वो होता है, वो दिखता है कि वो सभी कोई तो दुनिया में शेयर है, मुझसे अच्छा इन्वेस्टर तो कोई है ही नहीं, देखो मैंने इसमें पैसा लगाया, ये हो गया, इतना रिटर्न मेरे को आ गया. और ये ओवर कॉन्फिडेंस तो सभी में था और ये रहता है यूजुअली, और उसका इम्पैक्ट अभी हम लोग देख रहे हैं. बट इससे बचे कैसे? क्योंकि होता है यूजुअली अगर मार्केट काफ़ी अच्छे मूड में है और पैसा बन रहा है तो सब कोई लगाते ही जाते हैं. बट वो ओवर कॉन्फिडेंस से बचे कैसे? इसमें आपकी तरफ से कुछ सजेशन होगा, सुझाव होगा हमारे दर्शकों के लिए? आई थिंक उसका आंसर सिर्फ एक है, गोल सेटिंग. मैंने बहुत बार सुना है कि गोल हमारे लिए एक्स करता है, वाई करता है. मेरे हिसाब से गोल आपको सिर्फ एक चीज करता है, आपको एग्जिट देता है. विदाउट गोल आप एग्जिट नहीं कर पाओगे. जी. राइट. अगर वो टाइम बाउंड गोल हो सकता है, वो रिटर्न बाउंड गोल हो सकता है. जी. करेक्ट. या प्राइस बाउंड, तीनों में से. करेक्ट. सो फॉर एग्जाम्पल आपने इन्वेस्ट किया और आप सोच रहे हैं कि भाई देख मैंने 10 लाख इन्वेस्ट किए, मुझे 25 लाख चाहिए अब, और मैं इसके लिए देता हूँ 6 साल. ठीक है, रीजनेबल पीरियड. या अगर आपका 4.5 साल में 25 लाख हिट हो गया, आप ले लीजिए. तब ओवर कॉन्फिडेंस आता है. ये तो यहाँ से बढ़ता ही जाएगा, मैं क्यों बुक करूं? अभी वो 25 का 30 हो जाए, 35 हो जाए, शायद मैं अपग्रेड कर जाऊं, या whatever रिक्वायरमेंट यू हैड इट फॉर. बट यू हैड समथिंग इन माइंड. अगर वो अचीव हो गया है तो आप उसको ले लीजिए. ये आपने बहुत ही बढ़िया सुझाव. और आप उसको फिर कन्वर्ट कर सकते हो कि आप उसको डेट में रख दीजिए, या कोई कंजर्वेटिव हाइब्रिड में रखो, या इक्विटी सेविंग्स में रख दीजिए. अगर आपका इक्विटी से पैसा बना है, आप वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, ताकि वो कंपाउंड हो, लेकिन मार्केट फॉल का उस पर इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं है. जी. क्योंकि आपके पास 1.5 साल और है. करेक्ट. सो यू कैन स्टिल कैपिटलाइज ऑन इट. You can take that 25 whatever you've achieved to 27, 28 without compromising on the core of 20. Correct. So ये थोड़ा सा अपने दर्शकों के लिए इसमें थोड़ा सा और फॉर आवर बेनिफिट, फॉर द बेनिफिट आवर व्यूअर्स, अभी इसमें सिमिलर टू क्लासिक वेल्थ मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट, राइट, एसेट एलोकेशन. अगर मैंने डिसाइड किया था कि ये मेरा इस पर्टिकुलर एज तक, फॉर एग्जांपल इक्विटी में 50 डालूंगा, डेट में 25 डालूंगा, एफडी गोल्ड एटसेट्रा में 25, 5, 10 व्हाटएवर वो मैं डालूंगा. तो ये अगर परसेंटेज एलोकेशन अगर मैं ध्यान में रखूं, मे बी 6 महीने में या 1 साल में भी रिव्यू करूं, तो अगर मेरा एक्सट्रीमली हाई रिटर्न्स आ गया एक एसेट क्लास में, तो मुझे उसको ट्रिम डाउन करके दूसरे एसेट क्लास में लगाना चाहिए. सो समथिंग रिलेटेड टू व्हाट यू आर सेइंग. इस पे कुछ और आप एग्जांपल्स के साथ हमारे दर्शकों के लिए बता पाएंगे कि एसेट एलोकेशन, क्योंकि बोलना आसान होता है जी, और उसमें क्या होता है, जो DIY जो आज के इन्वेस्टर्स काफ़ी सैवी हो गए हैं, तो अगर हम उन्हें समझाएं तो आई एम श्योर कि वो खुद से कर भी लेंगे जी. एंड इंस्टेड ऑफ ओनली रिलाइंग ऑन वेल्थ मैनेजर्स, अगर क्योंकि हमारे बहुत सारे व्यूअर्स खुद से भी इन्वेस्टमेंट करते हैं. ओके. सो उनके बेनिफिट के लिए हाउ डू वी, और वी विल टेक एन एग्जांपल, लेट्स से कि एकदम यंग गाई है, अभी जस्ट 1-2 साल से सैलरीड एम्प्लॉई है, या स्टार्टेड अर्निंग, और दूसरा जो है इन 30 to 35 एज ब्रैकेट, थोड़ा सा कॉर्पस है. सो इनका एसेट एलोकेशन का परसेंटेज इफ़ यू कैन सजेस्ट, और यंग जनरेशन है, यंग एज है, दे हैव गॉट एम्पल टाइम फॉर इन्वेस्टमेंट, तो इसको पूरा इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट उठाने के लिए मे बी इफ़ यू कैन सजेस्ट कि क्या एसेट एलोकेशन होना चाहिए, और कुछ एक फंड्स इफ़ यू कैन हाईलाइट अगर, एंड दैट टू जिनको थोड़ा ज़्यादा रिस्क वाले होंगे, एपिटाइट की मुझे तो इक्विटी ज़्यादा पसंद है, मैं तो पूरा 100 का 100 रुपये उसमें लगा देना चाहता हूँ, इट्स नॉट रिकमेंडेड. But if you can suggest कि what should be, and you have seen over the years कि what has played out well for a certain risk profile category, correct, moderate है और low है, तो उनके लिए if you can just suggest an asset allocation mix, ये percentage, ताकि हमारे viewers इसको ध्यान में रखेंगे, और जब भी for example स्टॉक मार्केट का अभी इन्वेस्ट किया और अचानक से V शेप रिकवरी आ गया और बहुत एक्सट्रीमली हाई रिटर्न्स आ गए,
जी, तो उसको मेरे को परसेंटेज मेरे को वो ध्यान में रखना पड़ेगा. सो आई कैन मे बी बुक प्रॉफिट्स, सर्टेन प्रॉफिट्स हेयर एंड मे बी इन्वेस्ट इन अदर एसेट क्लास जहाँ पे मेरा प्रोपोर्शन कम हो गया है. तो ये एग्जांपल थोड़ा सा आप और एक्सप्लेन करें प्लीज. अब मैं जो कहने वाला हूँ थोड़ा सा कॉमन नॉलेज के हिसाब से थोड़ा सा विपरीत है, क्योंकि मेरी सोच ये है कि जब देश आज़ाद हुआ था तब हमारा जो एवरेज एज था, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, दैट वाज अराउंड 57. जी, राइट. एंड लोग शुरू करते थे काम मैट्रिकुलेशन से. तब उस समय मतलब इफ यू आर 18 यू स्टार्टेड वर्किंग, राइट, एंड यू वर रिटायरिंग एट 60. या सो हाई चांसेस दैट आप रिटायरमेंट के 1-2 साल में आप चल बसोगे. जी, जी. तो रिटायरमेंट की कोई प्लानिंग ही नहीं थी. करेक्ट. अब आ गया टाइम, एज एवरी डेकेड हैज गॉन, इट हैज एडेड टू लेसर नंबर ऑफ वर्किंग ईयर्स. आपकी क्वालिफिकेशन की एज बढ़ती जा रही है और रिटायरमेंट का एज घटते जा रहा है. लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती जा रही है. आज ये सिनारियो है कि 24 से पहले आदमी, कोई भी लड़का लड़की 22 तक उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है, शायद और एक कुछ कर लेता है, बट आज है कि उसके आगे आप क्या कर रहे हैं. So there'll be a time that people will not start working before 25. And beyond 50 they don't want to work. Right? लेकिन हमारी लाइफस्टाइल अब ऐसी है कि लाइफस्टाइल हमें डिजीज देगा और हेल्थ केयर आपको मरने नहीं देगा. राइट. सो आप मेडिसिन खाओगे, आप जियोगे, आप 80, 82, 85 तक जियोगे. देयर आर इनफ इन आवर फैमिली हु आर लिविंग बियॉन्ड 90 आल्सो. करेक्ट. सो अब रिटायरमेंट के टाइम पे जो 60 एज है, उसके बाद आपके पास 20-25 साल है जीने के लिए. तो जो यंग है वो तो बिल्कुल सोचे ही नहीं कि भाई मैं लेस देन 100% इक्विटी कैसे. बट दे हैव टू बी डिसिप्लिन कि वो इन्वेस्टमेंट रहे. अगर वो डिसिप्लिन नहीं है और एवरी 2-3 years यू कैन नॉट रीअसेस योर पोर्टफोलियो, व्हाट इज हैपनिंग, तो फिर ऐसा है कि आप एक हाइब्रिड इक्विटी फंड में इन्वेस्ट कर लो. ओके. क्योंकि उसमें आपको अराउंड 70% इक्विटी एक्सपोजर आएगा, 30% डेट एक्सपोजर आएगा. और आपने पिछले अभी 6 महीने में, 8 महीने में देखा होगा कि डेट फंड्स आर आल्सो गिविंग डबल डिजिट रिटर्न, स्पेशली लॉन्ग ड्यूरेशन कैटेगरी, बिकॉज इट हैज अ प्ले ऑन ड्यूरेशन एंड इंटरेस्ट रेट्स. राइट. सो इट इज वर्किंग वेल. करेक्ट. गोल्ड इज ऑल्सो वर्किंग वेल. सो मल्टी एसेट भी एक और एक कैटेगरी है कि आपको अगर पूरा ही पैसा विदाउट एनी थॉट कि जो मेरा पैसा आ रहा है मेरे को एक ही फंड में डालना है या 2 ही फंड में डालना है, तो आई थिंक विदाउट हाइब्रिड देयर इज नो अदर बेटर प्रोडक्ट. वाओ. तो ये मैं अपने दर्शकों को फिर से बोलता हूँ, एब्सोल्युटली बैंग ऑन. तो ये क्लासिक वेल्थ मैनेजमेंट में क्या होता है, आपके एसेट्स, वेरियस एसेट्स पे कितना परसेंटेज आपके फंड्स एलोकेट होंगे, और यही चीज़ हमें म्यूचुअल फंड करके दे रहा है. सो द ओनली थिंग इज आई हैव टू पुट इन माई मनी, और वो फंड मैनेजर्स का काम है, फंड हाउसेस का काम है कि उसको प्रॉपर्ली पर्टिकुलर एसेट क्लास में जो भी परसेंटेज है, अभी हाइब्रिड है या मल्टी एसेट वाला भी, यू कैन डेफिनेटली लुक एट इट, बिकॉज ये एक पीस ऑफ माइंड देगा आपको कि मेरा इन्वेस्टमेंट जो है हर एक एसेट क्लास में हुआ पड़ा है. द ओनली थिंग इज आई हैव टू स्टे कंसिस्टेंट. और ये मेरे को ये नहीं सोचना कि परसेंटेज एलोकेशन में ट्वीक करूं या कैसे करूं, वो तो फंड मैनेजर्स मेरे अभी यहाँ पे कर ही रहे हैं. सो नथिंग लाइक इट. जी सर, प्लीज कंटिन्यू. और उसके अलावा अगर ऐसा है कि हमें थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट भी करना है, फॉर एग्जाम्पल, तो आप 70-80% ऐसे फंड्स में रहिए, मेन स्टे प्रोडक्ट्स में. या आप कहते हो कि मुझे हाइब्रिड से नहीं करना, मेरी चॉइस लिमिट हो जाती है, तो फिर आप अपना खुद का मल्टी कैप है जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट इन्वेस्ट अक्रॉस डिफरेंट मार्केट कैप्स, या आपको फ्लेक्सी लेना है, या आप खुद लार्ज मिड एंड स्मॉल कैप लेना चाहते हो, लेकिन वो बैलेंसिंग आपको थोड़ी सी मुश्किल है. हाँ, ये एक डिफिकल्टी आ सकती है. एसआईपीज अगर आपको करनी है, आप जरूर स्मॉल कैप लें. जी. लमसम पैसा आप रखिए हाइब्रिड्स में. एसआईपी आप स्मॉल कैप में करें, क्योंकि वॉलेटिलिटी जहाँ ज़्यादा होगी, आपकी एबिलिटी ऑफ लॉकिंग इनटू लोअर नर्व्स भी ज़्यादा होगी. परफेक्ट. और वो आपको वो प्रोडक्ट कैटेगरी देगी. जी. और मेरा अगर टाइम होराइजन 10-15 साल का है, तो स्मॉल कैप का रिटर्न्स भी कंपैरेटिवली ज़्यादा है, रिस्क ज़्यादा है, रिटर्न्स भी ज़्यादा ही आता है. बट हैविंग सेड दिस, क्या ऐसा और जो थोड़े से सैवी इन्वेस्टर्स हैं, जो व्यूअर्स में से जो चाहते हैं कि एक एलोकेशन आप मेरे को बताओ कि लार्ज कैप में कितना, मैं थोड़ा सा एक्सट्रीम रिस्क टेकर की बात कर रहा हूँ जी,
सो स्मॉल कैप का परसेंटेज क्या मैं 100% स्मॉल कैप में डाल दूँ, या मे बी 50% स्मॉल कैप, 30% मिड कैप एंड 20% लार्ज कैप में डाल दूँ? इज देयर एनी रेडी मिक्स जो आपने देखा है इट प्लेज वेल? देखिए, नाउ वर्ल्ड हैज चेंज्ड अ लॉट. एक टाइम था जब डिस्पैरिटी ऑफ इनकम भी ज़्यादा नहीं थी, राइट? आज है कोई एक प्रोफेशनल है, उसकी सैलरी अलग होगी, कोई दूसरे प्रोफेशनल की अलग हो रही, सैलरी क्लास की अलग होगी. सो हर एक का केस स्टडी अलग है जी. उसमें. हो सकता है कोई बोले कि मैं 100% स्मॉल कैप से कर लूँ, राइट? एंड ही मे बी सक्सेसफुल ऑल्सो, वी डोंट नो. बट इन जनरल when you put everybody together and you do a maths, then I think sticking to a flexi or a large cap up to 60% of your portfolio is healthy. Yeah. Please Right? note, viewers, And then a this is very combination crucial, of yeah. mid and small depending कि premium कहाँ है. ये हम इक्विटी की बात कर रहे हैं. जी. वैसे लोग ये नहीं समझ पाते कि मैक्सिमम पैसा आप जितना भी कर लो, जितना भी कर लीजिए, आपका मैक्सिमम पैसा डेट में ही है. चाहे बैंक में है, एफडी में है, पीपीएफ में है. आप उसको काउंट नहीं करते. क्या उतना परसेंटेज को आप डायनामिकली मैनेज करना चाहते हो, उस पे और रिटर्न चाहते हो, तो डेट म्यूचुअल फंड्स में. बिकॉज वहां मैनेजर with its ability to trade on yield, price, interest rate movement will be able to give you a better return than those asset classes. Correct? But if you don't want to take that risk and you want to only take the risk on equity, तो फिर ये combination you can have. Perfect. तो आई एम श्योर कि दर्शक इस चीज़ का लाभ उठाएंगे और थोड़ा सा इसमें और मे बी आप डीप डाइव करें, थोड़ा सा इसके बारे में सीखें. बट ये बहुत ही क्रूशियल इंसाइट है और ये ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस का एक जो निचोड़ बोलते हैं ये वो है. तो आप इसको इम्प्लीमेंट करके क्योंकि ये होता वही है, इतने सारे बायसेस जो हमने बात किया, ओवर कॉन्फिडेंस आएगा, लॉस अवर्शन आएगा, फोमो आएगा, बहुत कुछ आएगा. तो अल्टीमेटली आपको वो डिसिप्लिन मेंटेन करना है. यू हैव टू स्टिक टू व्हाट यू हैव डिसाइडेड कि ये इस तरह से मुझे इन्वेस्टमेंट करना है. फ्लेक्सी कैप में मेरा सैलरी जिस दिन आया उसके वेरी नेक्स्ट डे या सेम डे इतना परसेंटेज एलोकेशन उधर चला जाना चाहिए. उसके बाद जो पैसा बच रहा है सो पहला इन्वेस्टमेंट, उसके बाद फिर मैं खर्च के बारे में सोचूं. बट इससे और इसके रिलेटेड हम लोग और भी 2-3 चीज़ बात करना चाहता हूं मैं. और कुछ एक एग्जांपल्स आप बताएं कि और एसआईपी और लमसम का हमने शुरुआत में बात किया था. तो इसमें एसआईपी का आपने ऐसा कुछ एग्जांपल्स आपने देखा जो कंटिन्यूअसली जिसने इन्वेस्ट किया हो, मे बी 2 साल 3 साल, एंड ही हैज़ मेड रिटर्न्स, या हो सकता है उसने लॉस भी कर लिया हो, या ऐसे कुछ लोग हैं आपके पास जो 20 साल से लगातार एसआईपी कर रहे हैं और उनका रिटर्न्स अच्छा आ रहा है, एंड व्हाट इज़ द काइंड ऑफ रिटर्न्स दे आर एक्सपेक्टिंग. क्योंकि इससे क्या होगा ना, इफ़ एक मैं अगर अपने दर्शकों तक ये पहुंचाना चाहता हूँ कि लॉन्ग टर्म में अगर 15 साल 20 साल तक अगर आप लगातार इन्वेस्टेड रहते हो तो एक ईयरली CAGR जो मेरा आ रहा है सो इट्स देयर. बट शॉर्ट टर्म में अगर मैं SIP करता हूँ और बंद कर देता हूँ, हो सकता है मेरा किस्मत साथ दिया तो मैंने बना लिया, बट हो सकता है लॉस भी कर लिया हो. और आपके पास बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे ऐसे. तो जस्ट आप एक इस पर थोड़ा सा हाईलाइट करें कि, और क्योंकि इसमें आपने बताया कि ऑब्वियसली N जो सबसे इंपॉर्टेंट क्रूशियल फैक्टर है कि द नंबर ऑफ ईयर्स आई एम स्टेइंग इन्वेस्टेड, इट प्लेज अ बिग पार्ट. यस. तो दिस एग्जांपल विल हेल्प अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे. देखिए, अगर SIP आपको 10 साल के लिए नहीं करनी है तो करिए भी मत. ओके, प्लीज नोट, आई 100% एग्री विद दिस. बिकॉज जब तक उतना पैसा आपका लगेगा नहीं, कंपाउंडिंग नहीं आएगी. क्योंकि SIP कॉन्सेप्ट पे काम करता है ब्रेकिंग द फोकल पॉइंट. जब आपने सिर्फ लमसम इन्वेस्ट किया होता है ना, तो आप पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न चेक करते हैं. फिर आपको लगता है A ने अच्छा किया, B ने अच्छा नहीं किया, C ने अच्छा नहीं किया. SIP में वो 3.4 points break into 12 points, 36 points, 60 points, right? Yeah. Then the focus moves on absolute value. Yes. Correct. Absolutely कितना deliver हो रहा है. Correct. और SIP का मजा वही है. Yeah. पर एक चीज उसमें ये होनी चाहिए जो लोग नहीं करते हैं कि हम जब निवेश करते हैं तो हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो पैसा भी मार्केट में इन्वेस्टेड है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आज 30 लाख रुपीज़ आपको इन्वेस्ट करना है अगर, राइट, तो आप शायद 2-3 बार डिस्कस करो, मैं यहाँ लगाऊँ, यहाँ लगाऊँ, यहाँ लगाऊँ, राइट. और वही अगर वो पैसा अगर आप
5 साल इन्वेस्ट करोगे तो 30 का 40-45 डिसेंट वैल्यूएशन शुड बी देयर। अब SIP की भी वही वैल्यू हो गई रहती है, लेकिन हम उसको एसेट एलोकेशन के लिए बात नहीं करते। उतना कॉर्पस अगर हो गया है हम उसके बारे में नहीं सोचते, वो ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, SIP बंद मत करो, SIP चलने दीजिए, लेकिन उसका जो वैल्यू बन रहा है अब, क्योंकि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वो मार्केट के हिसाब से स्वे करेगा। करेक्ट। अगर वो कॉर्पस ही इतना हो गया, फिर आता है कि यार मैंने 10 साल SIP करी, लेकिन 10वें साल में जब पैसा निकालना था आई हैड अ प्रॉब्लम। सो SIP as a concept is to build that capital. It is not the end goal. Correct. End goal is when you make something out of it, and that can only happen at periodically you look at, okay इतना हो गया, चलिए इसको अब हम कुछ कहीं और ले गए, SIP चालू रखिए। वो कॉर्पस को आपको फिर हाइब्रिड में मूव करिए, कहीं और करिए। परफेक्ट, वाओ, दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। और अगर आप वैसे देखा जाओ तो अगर आप SIP करते हो फॉर से you start at age 25 for example, right, and you stop at age 60, that's almost what, 35 years of investing. Correct. At age 60 आप इसको इक्विटी सेविंग्स में मूव कर लीजिए, वहाँ से SWP शुरू कर लीजिए, या बैलेंस एडवांटेज मूव करो, वहाँ से SWP शुरू। आपके लिए पेंशन प्रोडक्ट रेडी है। करेक्ट। टैक्स एग्जेम्प्टेड पेंशन प्रोडक्ट, मतलब you will obviously pay tax on the withdrawals and all of it, but आपके कॉर्पस पे शायद उतना टैक्स है। yes, right, ना ही आपकी 40% एन्युटी खरीदनी है, जो भी करना है। right, so if you mix and marry concepts, it's possible. Wow, so thanks for bringing this up. I'm sure कि ये viewers को बहुत ही interesting और बहुत ही crucial information आपने pass back दिया है, and it's something insightful for me as such, क्योंकि एक कॉर्पस जब बन जाता है और हम लोग उस कॉर्पस को ध्यान नहीं देते, क्योंकि SIP चल रहा है, वी आर और वो कॉर्पस भी बढ़ता जा रहा है, तो उस कॉर्पस पे भी ध्यान देना चाहिए, और उसको फिर मैं कैसे बेटर यूटिलाइज करूँ। SIP शुड कंटिन्यू, बट ये कॉर्पस पे भी हमें ध्यान देना चाहिए। वंस इट्स अ सिग्निफिकेंट अमाउंट, इट कैन बी 5 lakhs, 10 lakhs, 20 lakhs। सो ये है। और हम लोग अभी बात कर रहे हैं लॉन्गर ड्यूरेशन की। इसमें एक दो और बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है, और जो सेल्फ इन्वेस्टर्स हैं और इनके लिए बहुत मायने रखता है, वो है डायरेक्ट म्यूचुअल फंड वर्सेस रेगुलर म्यूचुअल फंड। सो जहाँ पे एडवाइस आता है, जहाँ पे एडवाइजरी मिलता है, वहाँ पे रेगुलर म्यूचुअल फंड्स आते हैं, जिसका AMC चार्जेस ज़्यादा रहता है। और हमारे दर्शक DIY वाले हैं, सेल्फ हैं, एंड 5 पैसा, मैं जस्ट ये मौका लेना चाहूँगा बताने के लिए अपने दर्शकों को कि 5 पैसा एज अ प्लेटफॉर्म ये एक अपॉर्चुनिटी देता है कि आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें जी। और जब आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 1 से 1.5% साल का जो आप एडिशनल चार्जेस पे करते हैं रेगुलर म्यूचुअल फंड्स, ये आप सेव करते हैं। और आप सोचें कि इसका कंपाउंडेड जब रिटर्न का बेनिफिट आता है आपको 10 साल 15 साल में, इट्स वेरी वेरी सिग्निफिकेंट। एंड इफ़ आई से कि इवन विथ अ स्मॉल SIP ऑफ लेट्स से 5,000 to 10,000 रुपीज़ पर मंथ का अगर मैं करता हूँ, आई एम श्योर वो मैथ्स करना पड़ेगा, बट अगर मैं 10 साल के बाद द सेविंग इज़ गोइंग टू बी अराउंड 5-6 lakhs एटलीस्ट। आई मे बी रॉन्ग, मैथ्स एक्सेल में देखना पड़ेगा, बट या सो दिस इज़ द काइंड ऑफ सेविंग वन कैन मेक इन्वेस्टिंग डायरेक्टली थ्रू डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स एंड ऑन प्लेटफॉर्म्स लाइक 5 पैसा। सो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी आपको मिल जाएगा। और इसके साथ हम लोग आते हैं अभी बहुत ही इंटरेस्टिंग, जिसके लिए हमारे दर्शक वेट भी कर रहे होंगे। ऐसे मार्केट में जब इतना वॉलेटाइल है, इतना एक्सट्रीम अनसर्टेनिटी आ गया है, इसमें क्या क्या रिकमेंडेड है। एंड मेरे एसेट की तरफ से कुछ एक अच्छा तो सभी है, बट हमारे यंग जनरेशन के लिए स्पेसिफिकली जो पिछले 1 साल 1.5 साल में जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, जिनका रिटर्न अभी आ नहीं पाया है जी, ऐसे लोगों के लिए क्या क्या सजेशन होगा आपके लिए। एंड ऑब्वियसली आई एम श्योर कि ये लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए टाइम फ्रेम आपके माइंडसेट में होना ही चाहिए, दैट यू आर हेयर फॉर द लॉन्ग रन। ये नहीं कि फिर 5 साल और 1 साल 2 साल में हम लोग पैसा निकालने की सोच रहे हैं, बट या कीपिंग दैट इन माइंड कि लॉन्ग टर्म व्यू है। व्हाट शुड बी योर एडवाइस टू आवर व्यूअर्स? देखिए, कोई भी हो जिसको नहीं पता है निवेश के बारे में, अगर आप मार्केट में जाइए और किसी को पूछे कि भाई मार्केट के बारे में क्या जानते हो, उसको सिर्फ ये पता होगा आज सेंसेक्स गिरा है या बढ़ा है, निफ्टी गिरी है बढ़ी है, करेक्ट जी। तो शुरू आप वहीं से करो जो बेसिक समझ में आता है, जो आप रोज ट्रैक कर सकते हो।
अगर वो मार्केट ऊपर गया तो आपका भी पैसा ऊपर जा रहा है, अगर मार्केट गिर रहा है तो आपका पैसा भी नीचे जा रहा है, राइट। इस कॉन्सेप्ट से आप शुरू करो। तो इंडेक्स में पैसा लगाना, चाहे आप इंडेक्स म्यूचुअल फंड में लगाइए या ETF में लगाइए, वो उन प्रोडक्ट्स जो उनको ट्रैक करते हैं, निफ्टी 50 है या आपका सेंसेक्स है, इनसे आप शुरुआत करें। तो आपके लिए सबसे इजी हो जाएगा कि ये ऐसे चलता है। वो एक्सपीरियंस आने के बाद आप एक स्टेप आगे जा सकते हैं कि टॉप स्टॉक्स टॉप 50 के बाहर क्या है, फिर आप नेक्स्ट सेगमेंट में जा सकते हो, 100 में चले जाइए या मिड कैप में जाइए, राइट। सो दोज आर स्टेप्स टू डू इट। सो फर्स्ट स्टार्ट विद दैट। अगर आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप एक कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड है या बैंकिंग एंड PSU फंड्स है जो विद इन द डेट मार्केट सेगमेंट ऑल्सो आर रिलेटिवली लेसर एज कम्पेयर टू मे बी अ क्रेडिट रिस्क फंड, जहाँ पे आप यू आर गिविंग लोनिंग टू समबडी जिनकी रेटिंग ठीक नहीं है, वहाँ से आप पैसे बना के आप वापस दे रहे हो। ठीक नहीं इन द सेंस दे आर डिसेंट कंपनीज बट दे डोंट हैव AAA रेटिंग्स, तो ये कुछ है चीज़ें जो आप एज अ फर्स्ट स्टेप्स यू कैन स्टार्ट विद, राइट। SIP शुरू करनी है, मैं तो ये करूँगा कि आप स्मॉल कैप में शुरू करें। अभी मार्केट काफ़ी गिरा हुआ है, आपको वैल्यूएशंस भी अच्छी मिलेगी, और ये स्मॉल कैप एक कैटेगरी ऐसी है जहाँ पे आप SIP बन जाते हो, वहाँ आप शुरू रखिए। बिकॉज इससे पहले भी आप कहीं आप पूछ रहे थे कि SIP के लिए जो वॉलेटिलिटी में लोग रोक देते हैं उनका खामियाजा बाद में भरना पड़ता है या कम कर देते हैं। इनफैक्ट ये मौका ऐसा है कि अगर आप सोच रहे थे कि मैं SIP बढ़ा दूं 1000 रुपये से 1500 से, अब बढ़ाओ जी, राइट। देखिए फ्लैट ECG किसी को अच्छा नहीं लगता, वॉलेटिलिटी होनी चाहिए, और वॉलेटिलिटी ही जीवन है, करेक्ट। तो उसमें आपको अपॉर्चुनिटीज उतार चढ़ाव में आती रहेंगी, और अगर ये हो रहा है, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फॉर्मूला यही है कि अगर मार्केट गिर रहा है आपको यूनिट एक्यूमुलेशन होता है, वहाँ से जो स्विंग बैक होगा तो पूरे यूनिट्स पे बेनिफिट एक साथ आता है। सो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत सारे रेलेवेंट पॉइंट्स बताए। एट द सेम टाइम एक और मैं ये इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करूँगा कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट आपने कर दिया है और पिछले 6 महीने में अगर आपको करेक्शन दिख रहा है अपने पोर्टफोलियो में, आप घबराएं नहीं, स्टे इन्वेस्टेड फॉर लॉन्ग टर्म, राइट। सो थैंक यू सो मच मिस्टर श्रीनिवास, आपने बहुत इंसाइटफुल और बहुत सारे रिकमेंडेशंस एंड बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ हमारे दर्शकों तक जो रेलेवेंट पॉइंट्स हैं वो पहुंचाया। पिटफॉल से कैसे बचें ये भी, इस पे भी हमने बातें की। जो इतने सारे बायसेस हैं उससे हम लोग कैसे बचें, और अगर आए तो कैसे उसको कंट्रोल करें। ये इमोशनल एस्पेक्ट आता है, कंट्रोल तो करना पड़ेगा और वो डिसिप्लिन से ही आएगा। तो दर्शकों से मेरा यही अनुरोध रहेगा कि प्लीज़ स्टे इन्वेस्टेड एंड बी डिसिप्लिन्ड, और लॉन्ग टर्म के लिए आप बने रहें। थैंक यू सो मच। मैं सिर्फ जाने से पहले एक चीज़ कहना चाहूँगा जी, आप कुछ भी करिए लेकिन इन्वेस्ट करो। यस, चाहे लार्ज करना है, मिड करना है, स्मॉल करना है, ये ऐसा टाइम है जहाँ अगर आप अभी इन्वेस्ट इसका फ़ायदा नहीं उठाओगे जी तो 2 साल के बाद आप सोचते रह जाओगे कि वो एक अच्छा मौका था, मिस हो गया। और वो आज तक मैं भी, क्योंकि इनफैक्ट बहुत सारा अपॉर्चुनिटी जो मिस हुआ है, 2008 जो करेक्शन था, आई एम जस्ट वंडरिंग कि वहाँ पे मैं 5 लाख रुपए भी लगा दिया रहता, इवन इन इन्फोसिस और ICICI बैंक, जो मतलब 70-80% तक डाउन चले गए थे। यू विल नॉट बिलीव, वो जो एक्सेप्शनल रेट्स थे। और आज के टाइम में भी बहुत डीप करेक्शंस बहुत अच्छे कंपनीज पे है। म्यूचुअल फंड्स का NAV आप देखो, बहुत सारे स्मॉल कैप्स में काफ़ी डीप करेक्शन है। सो दिस इज द काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी वी आर टॉकिंग अबाउट। यू शुड नॉट रिपेंट, वट एवर इन्वेस्टमेंट्स यू कैन मेक, प्लीज डू मेक। बट थैंक यू सो मच, ये आपने अंडरलाइन कर दिया, स्टे इन्वेस्टेड, कीप इन्वेस्टिंग। थैंक यू सो मच, नमस्कार। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all related documents carefully before investing.